हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग 10 के डोज में एसएससी जीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। डे बाय डे थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर करीब आ रहा है और पेपर करीब आते आते हम लोग के अंदर एक उत्साह होता है कि हमें किस लेवल तक पढ़ना चाहिए, कैसे प्रश्न पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ आप 10 के डोज से समझ सकते हो कि आपके पेपर का लेवल कैसा होगा, आपको किस तरह की तैयारी करनी होगी, कितने बेटर तैयारी अभी और करने की ज़रूरत है, कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसलिए जब ज़्यादा रिवीजन करना हो तो सिर्फ हमारे पास एक ही उपाय है, क्या? 10 का डोज। 10 का डोज लगातार आपके साथ है और आप भी इसके साथ लगे रहो। उम्मीद और आशा पूरी है कि 10 के डोज से आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी पेपर में। इस 10 के डोज में हमेशा कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आपके साथ आते हैं, जो पेपर हमेशा नए क्वेश्चंस डालता है जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। मान के चलिए कि 20 प्रश्न हर पेपर में आने हैं मैथ के, और 20 प्रश्नों में 12 प्रश्न आसान होते हैं, 12 से 13 14 प्रश्न वो सभी बच्चे करते हैं जो सिलेक्शन नहीं पाते। लेकिन जो 6 से 7 प्रश्न होते हैं मैथ के या रीजनिंग के, किसी भी सब्जेक्ट्स के हम ले लेते हैं, 6-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां से हमारा सिलेक्शन होता है। तो वो सिलेक्शन लेने वाले प्रश्न हमसे छूट जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों के ऊपर हम लोग डे बाय डे चर्चा करते हैं और चर्चा में ऐसे प्रश्नों को उठाते हैं जहां पे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न समझने में सामने हमारे मुश्किलें आती हैं कि प्रश्न को कैसे हम लोग हैंडल करें। वो सारी चीज़ें इस 10 के डोज में आपके साथ आपको सिखाई जाती हैं। तो आप भी 10 के डोज के साथ लगे रहिए। उम्मीद पूरी है कि इस 10 के डोज से आपको पेपर में बेहतरीन सफलता मिलेगी। तो रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, हम सफलता जरूर पाएंगे। रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, हम सफलता जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, ये जो मेरी किस्मत अकड़ कर बैठी है, एक दिन हम इसे भी हराएंगे, एक दिन हम इसे भी हराएंगे। किस्मत के सहारे हम बैठ नहीं सकते। लिखा गया है कि किस्मत में लिखा हुआ तो सबको मिलता है, किस्मत में लिखा हुआ तो सबको मिलता है। अगर आपको किस्मत से ज़्यादा चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपकी किस्मत में जॉब नहीं लिखी है तब आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने मेहनत किया तो आप किस्मत को भी बदल दोगे। मेहनत करने वालों की किस्मत बदलती रहती है, लगातार संघर्ष करने वाले लोगों की किस्मत बदलती रहती है। कोई एक दिन में राजा नहीं बन जाता। राजा बनने के लिए दिन प्रतिदिन एक एक सीढ़ियों को चढ़ना होता है। एक दिन में कोई नौकरी नहीं पा जाता। नौकरी पाने के लिए डे बाय डे हमें कुछ नया सीखना होता है। तो अब हम लोग एक प्रोसेस और कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जिस तरह बदलाव कर रहा है उसी तरह हम भी बदलाव कर रहे हैं। अब हम एसएससी के मैथ के साथ थोड़ा सा बैंकिंग की मैथ को ऐड करेंगे, क्योंकि टीसीएस बैंकिंग और एसएससी का पेपर कराता है, इसलिए थोड़ा सा लेवल में परिवर्तन करता है। तो अब बैंकिंग प्लस एसएससी हम दोनों को कंबाइंड करेंगे, उसके साथ अब क्लासेस चलाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमें करने का तरीका सीखना होगा। चलिए फिर पहले बातें बाद में करते रहेंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आपका सभी का हार्दिक स्वागत है द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्न को। प्रश्न क्या है समझते चलिएगा और एक एक प्रश्न को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से माइंड में सेट करिएगा कि प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। आइए, कह रहा है एक डेयरी मालिक प्रतिदिन 3 किस्मों फुल क्रीम, टोन और डबल टोन्ड के 1 लीटर के पैकेटों में 528 लीटर दूध बेचता है। वो 3 तरीकों के उसके पास दूध की कह सकते हैं दूध की किस्में हैं। एक है फुल क्रीम, सुनते जाइएगा, बस छोटा छोटा सा हम लोग लिखते हैं क्योंकि लिखने से ज़्यादा समझा पाएंगे। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखते हैं। फुल क्रीम है, और क्या है आपके पास, एक टोन्ड है, और क्या है, एक डबल टोन्ड है। 3 प्रकार की किस्में हैं दूध की, और इसकी जो टोटल पैकेटें हैं, इसकी जो टोटल पैकेटें हैं वो कितनी है, 528 हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम दूध के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है, और डबल टोन्ड दूध के पैकेटों की बिक्री
टोंड दूध के पैकेटों की तुलना में 60% कम है, वह प्रतिदिन डबल टोंड दूध के कितने पैकेट बेचता है। आप टोटल तीनों प्रकार के टोटल 528 पैकेट बेचते हो। उसने कहा सिर्फ डबल टोंड दूध के कितने पैकेट बेचे जाते हैं, सिर्फ एक का पूछा। भैया जब भी ऐसा प्रश्न आए और एक को पूछ ले तो वहां पे रेशियो महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां पे रेशियो पे काम करना होता है। अब अगर हम तीनों का रेशियो बना लें तो प्रश्न हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो रेशियो बनाने के लिए उसने प्रश्न में कुछ बोल रखा, जैसा जैसा बोला है वैसे वैसे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। आइए पहले क्या बोला, एक लैंग्वेज सुनिएगा, जैसा जैसा बोला आपको वैसा वैसा करना है। पहले क्या बोल रहा है देखो, टोंड दूध के, अच्छा ठीक है, आइए, टोंड दूध के पैकेटों की बिक्री फुल क्रीम दूध के पैकेटों की तुलना में 80% अधिक है। कह रहा जो टोंड दूध है उसके पैकेटों की जो बिक्री है वो फुल क्रीम जो है, फुल क्रीम दूध से 80% अधिक है। इसकी तुलना में ये 80% ज़्यादा बिकती हैं। हमने कहा अगर ये 100 बिकती हैं तो ये 180 बिकती हैं। यही तो कह रहा टोंड दूध के पैकेटों की बिक्री, इसके जो पैकेटों की बिक्री है वो फुल क्रीम दूध के पैकेटों की बिक्री से 80% अधिक है। हमने रेशियो बना दिया 100 रेशियो 180, क्योंकि ये वाला 80 ज़्यादा बिकता है। आइए आगे क्या कह रहा है, आप दूसरी लाइन समझिएगा, एक एक लाइन को। डबल टोंड, अब जो डबल टोंड है उस पर क्या बोल रहा है, डबल टोंड जो है, डबल टोंड के पैकेटों की बिक्री टोंड दूध से, टोंड से क्या है, अब सुनते जाइएगा। कह रहा है डबल टोंड दूध के पैकेटों की बिक्री टोंड दूध के पैकेटों की तुलना में 60% कम है। इसकी तुलना में ये 60% क्या है, कम है मतलब माइनस। ठीक है, सुनते जाइएगा। डबल टोंड जो है टोंड दूध की तुलना में क्या है, 60% कम है। तो अगर ये 180 है तो इसका अगर हम 60% कम कर दें, 60%, जब भी कमी की बात होती है 100 में घटाते हैं और जब भी वृद्धि की बात होती है 100 में जोड़ते हैं। तो क्या कह रहा है, 60% कम है तो कितना है, 40 है। 100 से 60 घटा दीजिए, 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 चौको 72, मतलब इसकी कितनी बिक्री होती है, 72 होती है। आइए अब आगे आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि अब आपके पास तीनों रेशियो आ गए। इन तीनों का रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट था, जैसे ही रेशियो बनेगा हम आंसर निकाल लेंगे। अब सुनो हमसे पूछा क्या है, सुनते जाइएगा भैया। हमसे पूछा डबल टोंड दूध के पैकेट की बिक्री टोटल कितने हमारे पास, 528। रेशियो का मेथड, जिसकी वैल्यू निकालना हो उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। 100, 200, 280 और 72, 280 और 72, 352। चलो कैंसिल आउट करो जल्दी जल्दी, इसको कटेगा ये, हाँ बिल्कुल कटेगा। 2 1 9 2, 1 हासिल जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, ये कटेगा 36 दूना 72। फिर कटेगा 2 8 16, 2 8 16, ये कटेगा 2 1 9 2, 2 8 16, ये कटेगा कितनी बार में, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ये दोनों 18। फिर कटेगा ये 11 चौको 44 और ये कटेगा 11 चौको 44, 8 बचेगा, 11 अट्ठे 88। फिर कटेगा 4 1 9 4, 4 दूनी 8 और 12 9 108। देखो आंसर आ गया आपका। डबल टोंड के कितने पैकेट बेचे जाते थे, 108। तो भैया एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मुझे समझाने में समय लगता है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना होता है। एक बात समझिएगा, जब भी टोटल वैल्यू दे दे और उसको बांटने की बात करें तो हमेशा हमें रेशियो पे काम करना होता है। सबसे पहले हम रेशियो बनाएंगे, रेशियो बनाने के पास हमारे पास बांटने का तरीका आसान हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। एक प्रश्न ऐसा एसएससी जीडी 2023 के पेपर में आ सकता है रेशियो बेसिस पे कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि यही लैंग्वेज ले। ठीक है, बताओ कोई डाउट है,
108 पैकेट आएंगी। अब जैसे आपसे जिसका पूछे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जिसका भी पूछे आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपसे फुल क्रीम पूछे तो 100 से गुणा करना, 352 से भाग कर देना। आपसे टोड पूछे तो 180 से गुणा करना, 352 से भाग करना। जिसका निकालना होता है उसके रेशियो से गुणा करते हैं और टोटल के योग से भाग करते हैं। ये रेशियो का मेथड है, ठीक है। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फिर एक बेहतरीन प्रश्न कह रहा 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके निर्मित करना है। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? मतलब आपको एक दीवार बनानी है, दीवार बनानी है तो वहां पे कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है और ईंट की भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। ईंट हमारी घनाभ के आकार की होती है और जो दीवार हमारी बन के तैयार होती है वो भी घनाभ के आकार की ही होती है, ठीक है। तो समझिएगा, हमें ईंटों की संख्या बताना है। ईंटों की संख्या बराबर होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का मतलब क्या होता है भैया? घनाभ का आयतन, क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड आयतन, ठीक है, अपॉन में ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम, ठीक है, आयतन। तो घनाभ का मतलब क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम और ब्रिक का वॉल्यूम, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो जो ईंट होती है वो भी घनाभ के ही आकार की होती, तो इसका भी आयतन L इंटू बी इंटू एच ही होगा, ठीक है। चलो आओ, घनाभ का देखो दिया गया होगा 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची, 40 सेंटीमीटर चौड़ी। सुनते जाइएगा, 18 मीटर लंबी। अब सुनिएगा बात को, यहाँ पे जो आपको ईंट की दिया गया, एक दीवार 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके निर्मित करना है। तो जो ईंट की विमाएं दी गई वो किस में दी गई? सेंटीमीटर में। और जो दीवार की विमाएं दी जा रही वो किस में दी जा रही? मीटर में। तो दोनों की जो है वैल्यू, जैसे वो सेंटीमीटर में है तो वो मीटर में नहीं हो सकती, वो भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो ये 18 मीटर है, इसमें 100 से गुणा कर दो, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर मल्टीप्लाई, फिर देखो 10 मीटर है, इसमें 100 से गुणा कर दो, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर देखिए 40 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही दिया गया, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब नीचे क्या रखना है? ईंट का आयतन रखना है। नीचे ईंट का आयतन रखना है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। चलो कैलकुलेट करो, ये अब कैलकुलेशन करना है, बस आंसर आ गया। देखिए ये 10 से 10 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3 छक 18 कट गया। और कुछ, ये देखिए ये 3 दूनी 6, ये तीनों 25 15 कट गया। ये 5 1 9 5 और ये 5 दूनी 10 कट गया। 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, कितने जीरो? 3 जीरो लगा दो। 16,000 ईंटों की जरूरत होगी, 16,000 ईंटों की जरूरत होगी। एक दीवार 18 मीटर लंबी, 10 मीटर ऊंची, 40 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार को बनाने में 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाले 16,000 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। ये आपका आंसर आ गया। ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ईंटों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे में ईंट का आयतन। चलिए बताइए, कोई डाउट है? एक एक पॉइंट को क्लियर कर लो बाबू। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में होते, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और सेंटीमीटर में अगर कोई वैल्यू भी आपको पुट करना है, नीचे या ऊपर, सब एक ही में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होना चाहिए, मीटर में तो सब मीटर में होना चाहिए। कभी भी यूनिट किसी की चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। बताओ और कोई डाउट? अगला प्रश्न लगाइए। थोड़ा सा हम बीच बीच में पानी पीते रहें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
जल्दी से पढ़िए, बेहतरीन प्रश्न है, प्रश्न बहुत बढ़िया। बता जाए, चलिए। कह रहा है बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है। बी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, इस बार दिनों की संख्या दिया, बहुत ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भैया, क्वेश्चन बिल्कुल रोटेट है। यहाँ पे बच्चा क्या करता, 5 गुना बना के खट से आंसर बताता, सर जी आंसर आ गया लो। लेकिन बहुत ही ध्यान से प्यारे बच्चों, क्योंकि आंसर ऐसे प्रश्नों में तभी निकलता है जब कैपेसिटी पता हो, बिना कैपेसिटी के आंसर नहीं आएगा। उसने जो 5 गुना कहा है, देखो बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है, दिनों की संख्या का 5 गुना लेता है, ना कि बी की कैपेसिटी 5 गुना है। बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है। क्या कह रहा है, ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या से 5 गुना लेता है दिन। अगर ये किसी काम को 1 दिन में पूरा करता है तो ये उसी काम को 5 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, दिनों की संख्या का। अब इनकी इफिशियंसी, अगर इनकी क्षमता का रेशियो आ जाए, क्षमता हमेशा दिनों का अपोजिट होती, इनवर्स होती है, 1:5, ये इनकी क्षमता का रेशियो आ गया, ठीक है। अब समझो, हमारे पास अगर 5 रुपए हैं तो ए जो है 1 दिन में खर्च कर डालेगा और बी जो है 5 दिन लेगा, क्योंकि बी 1 दिन में 1 रुपए खर्च करता है, इसलिए 5 रुपए खर्च करने में 5 दिन लेगा। और ए जो है 1 दिन में 5 रुपए खर्च करता है, इसलिए ये 5 रुपए के खर्च करने में 1 दिन लेगा, क्योंकि इसकी क्षमता है कि ये 1 दिन में 5 रुपए खर्च कर सकता है। और बी की क्षमता है कि वो 1 दिन में 1 रुपए खर्च करेगा, ये होती है कैपेसिटी। अब सुनिएगा आगे, आगे क्या कह रहा है, एक साथ काम करके वे काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। हमें टोटल मनी चाहिए, टोटल मनी चाहिए। वे दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो 1 + 5, वे दोनों लोग 1 दिन में कितने रुपए खर्च करेंगे, 6 रुपए खर्च करेंगे। वे दोनों लोग अगर मिलके अपनी कैपेसिटी पे तो काम करेंगे, ये 1 दिन में 1 रुपए खर्च करता है, ये 1 दिन में 5 रुपए खर्च करता है। दोनों लोग मिलके अगर 1 दिन खर्च करें तो कितने रुपए खर्च करेंगे, 6 रुपए। और ये कितने दिन तक खर्च करते हैं, ये कितने दिन तक खर्च करते हैं, 15 दिनों तक खर्च करते हैं। मतलब इनके पास टोटल रुपए रहे होंगे 90, ये टोटल मनी है, और टोटल मनी ही हमारा टोटल वर्क होता है। समझ गए? अब क्या कह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझो भैया, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारे कॉन्सेप्ट पे काम करो, बिल्कुल आसानी से प्रश्न का आंसर आएगा। उसी काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। अब इसी रुपयों को खर्च करना है, इन्हीं 90 रुपयों को खर्च करना है। ए 1 दिन में 5 रुपए खर्च करता है तो 18 पंचे 90, ए को कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। ऐसा प्रश्न जीडी 2023 के पेपर में 100% आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, कोई डाउट है आपको, समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये तो आसान है यार, ये तो तुम लगा के फेंक दोगे ना। क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल 6 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल हमेशा समझिएगा, चाल अगर आपकी आएगी या तो मीटर पर सेकंड में, या तो फिर आपकी चाल किलोमीटर पर आवर में, 2 ही में आपकी चाल आ सकती है, ठीक है। ये मेन है, इसी पे काम होता है। चाल या तो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए या तो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, ठीक। सबसे पहले आइएगा, हमें दूरी क्या होगी, जितना आप पुल को पार करोगे, 100 मीटर लंबा पुल वही हमारे द्वारा चली गई दूरी है। 100 मीटर लंबा पुल वही हमारे द्वारा चली गई दूरी है। आप 100 मीटर की दूरी कवर करते हो कितने मिनट में, 6 मिनट में। 6 मिनट को सेकंड में बदल लो, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक। अब ये हमारी जो चाल है,
ये किस में आ गई, ये ऊपर वाला मीटर में है और नीचे वाला समय किस में है, सेकंड में। तो चाल किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गई। हमसे पूछा क्या है, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में, जब चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में हो तो इसमें 18/5 से गुणा कर देते हैं और चाल किलोमीटर पर आवर में आ जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, 1000/6 × 60 × 18/5 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी चाल किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। चलिए काटिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 6 तिरिक 18 कट गया, ये 3 दूनी 6 कट गया, ये 2 पंची 10 और 10 दहा 100। तो चाल आपकी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर है ऑप्शन में। ये देखिए, बताओ कोई डाउट है, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। और आपकी चाल जब किलोमीटर पर आवर में हो तो इसमें 5/18 से गुणा कर देते हैं और ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। बताओ, दोनों चीज़ों मैंने क्लियर कर दिया, कहीं पर कोई डाउट आपको बाबू, बिल्कुल क्लियर है सबको। ये मीटर में था, ये मिनट में था, मिनट को सेकंड में बदलने लिए 60 से गुणा कर दिए, ऊपर वाला मीटर में नीचे वाला सेकंड में, आपकी चाल कन्वर्ट हो गई मीटर प्रति सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई, लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में देना था। मीटर पर सेकंड में जब 18/5 से गुणा करते हैं तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाती है। 1000 में मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। बताओ बाबू, कहीं पर कोई डाउट? चलें फिर अगला प्रश्न लिया जाए। समझते चलो एक एक पॉइंट को, कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा, ठीक है। एक कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये आपका दायित्व है। अगर आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिए हमारे साथ। जितना ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा पढ़ाने में। लाइक जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा आएगी, कमेंट जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हम उतनी ही मेहनत से अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आइए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, ये बेहतरीन प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, इसको कह सकते हैं लाजवाब, शानदार। क्या कह रहा है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। ठीक है, 2 ट्रेनें चल रही, एक यहाँ से ये जा रही है समांतर पटरियों पर, एक यहाँ से ये जा रही। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ट्रेन ए की चाल है 64.8 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की चाल है 50.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहा है ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है। हमने कहा ट्रेन ए की लंबाई x है और ट्रेन बी की भी लंबाई x है, हमने दोनों की लंबाई को सेम मान लिया। ठीक है, अब हमें चाल दी है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताना है। आपने पढ़ा चाल बराबर दूरी बटे समय, सुनते जाइएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब इसकी चाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ट्रेन सेम दिशा में चलती हैं तो उनकी चालों को घटा देते हैं। जब ट्रेन सेम दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, तो उनकी चालों का अंतर लेते हैं। और जब ट्रेन अपोजिट दिशा में आती हैं तो उनकी चालों का हम लोग योग कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन विपरीत एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चालों का अंतर लिखा जाएगा। 64.8 डिफरेंस 50.4, इसको घटाओ, 8 से 4 जाएगा 4, ये 4 आ जाएगा, ये 6 से 5 जाएगा 1, मतलब चाल आएगी 14.4। ये अंतर हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ट्रेन सेम दिशा में जाएंगी तो हमेशा चालों का अंतर रखा जाता है, जब ट्रेन विपरीत दिशा में आएंगी तो हमेशा चालों का योग रखा जाता है। ठीक है, ये हम आपको चैप्टर में क्लियर करेंगे क्यों। ठीक है, इसको तो चैप्टर पढ़ाते वक्त क्लियर करेंगे। और दूरी हमेशा जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी दूरी होगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है x और ट्रेन की लंबाई कितनी है x।
समय किसमें हमारा 1 मिनट में पार करती हैं। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, हमेशा समय सेकेंड में, क्योंकि चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में पार करती, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो समय की जगह 60 सेकंड रख दिया। चाल हमारी 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे में है। जब चाल किलोमीटर प्रति आवर में होती है तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं। चलो कैलकुलेशन करो, दशमलव हटाओगे नीचे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो 2 9 18, ये कटेगा 2 7 14, 2 दूनी 4, 9 1 9, 9 8 72 कट गया। ये 5 1 5, ये 5 दूनी 10, ये 2 चौको 8 और 60 का 4 में गुणा करोगे 240 और x प्लस x 2x, ये कटेगा 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा 120 मीटर। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे लिखा है ये देखिए 120 मीटर। बताओ कोई डाउट है? क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया। जब ट्रेन सेम दिशा में जाएंगी, एक ही दिशा में जाएंगी, तो दोनों के चालों का अंतर लिखा जाएगा, और जब ट्रेन विपरीत दिशाओं में आएंगी तो दोनों के चालों का योग लिखा जाएगा। और चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई होती है, दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई होती है। आंसर आ गया आपका। ठीक है, बताओ कोई डाउट होना अगर नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल एक एक पॉइंट पे क्लियर होना चाहिए, आगे बढ़ा जाए। हम क्लास तभी पढ़ाएंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना क्लासेस रुक जाएंगी। अगर कुछ ना समझ में आए तुरंत पूछो। SSC GD आपको निकलवाना है, हमें बिल्कुल निकलवाना है। चलो आओ फिर से एक प्रश्न, क्या एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप 440 मीटर है, इसके परितः 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई रास्ता है, पथ का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? अच्छा, मतलब उसके कहने का मतलब ये है, सुनिएगा भैया, उनके कहने का मतलब क्या है? उनके कहने का मतलब ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसके अंदर एक वृत्त और बना दो। चलो ए हीरो, अरे यार तुम कहाँ रह गया? अबे यार ये तो गड़बड़ा गया, इसको डिलीट करो, इसको नीचे भेज दो। बता रहा हूँ, जैसे ये एक वृत्त है, अब इसके अंदर एक पेन से बना देता हूं मैं एक दूसरा वृत्त। ठीक, हाँ अब समझिएगा, इस वृत्त का परिमाप 440 मीटर है, इसके परितः एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। ठीक है, इस वाले वृत्त का परिमाप 440 मीटर है, अंदर वाले के, सॉरी गलत बोल दिया था, इस वाले वृत्त का परिमाप 440 मीटर है, इसके बाहर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। फिर एक वृत्त ये बन जाएगा जब रास्ता बनाया गया, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? समझिएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को माइनस कर दें, बीच वाले रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए, तो इस वाले वृत्त का परिमाप दिया है, और वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है? वृत्त का परिमाप मीन्स पेरीमीटर मीन्स क्या? 2 पाई r। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई r, पाई की वैल्यू रख देना 22/7, क्योंकि पाई का मान दिया गया है, गुणे r बराबर में 440। ये देखो वृत्त का परिमाप आपको दिया 440 मीटर। चलिए ये कटेगा 22 दूना 44 और ये कटेगा 2 1 2, r बराबर कितना? 7 दहम 70। तो इस छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस, ये 70 आ जाएगी।
ये 70 आ जाएगी। और अब इसके बाहर 5 मीटर चौड़ा ये रास्ता बना हुआ है, तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी? 75 मीटर हो जाएगी। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 70, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 75, और दोनों के क्षेत्रफल को माइनस करना है। बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से पाई r2 स्क्वायर से माइनस करना है पाई r1 स्क्वायर को। जब दोनों के क्षेत्रफल को माइनस करोगे तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्योंकि जब इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे और इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, दोनों को माइनस करोगे तो बीच वाले एरिया का क्षेत्रफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो R2 आपका जो है, जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है वो 75 है, जो छोटा वाला वृत्त R1 है उसकी त्रिज्या 70 है। ठीक, तो आइए यहाँ पे पाई कॉमन ले लेना और लिखना 75 का स्क्वायर माइनस कितना? 70 का स्क्वायर। ठीक है, अब 75 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 5 25 और 7 8 56, और 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900। दोनों को माइनस कर देना, पाई का मान रख देना 22/7, गुणे में 5 0 तो 5, 2 से 0 तो 2, 1 हासिल दोगे 16, 16 से 9 जाएगा 7। ठीक है, और 4 से 4 चला जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेना और कैलकुलेट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा। ठीक है, अच्छा मैं ही बता दूं कैलकुलेट करके। चलो भैया उठाओ जल्दी से, आप भी एक बार चेक करो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। आप लोग लेकिन पेन से करिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, घर पे, क्योंकि पेपर में आपको उसी से करना है, मेरी तरह मत करना। ठीक है 2278.6 आ रहा है ऑप्शन में 2278.6 रास्ते का क्षेत्रफल देखो आ गया। ठीक है, आपको आंसर चेक कराना था इसलिए हमने कैलकुलेशन कर दिया, वरना आपको मैं घर के लिए दे देता। बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना कैसे करना है आपको पेपर में। एक प्रश्न जीडी 2023 के पेपर में आ सकता है, बिल्कुल ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलो, बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। 10 का डोज इसीलिए इंपॉर्टेंट है, लगभग मैं 33 से 34 क्लासेस कर चुका हूं 10 के डोज की, तो आप एक बार समझ जाओ 33-34 क्लासेस कर चुका हूं, तो आप उतने प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना पेपर में, क्योंकि पेपर में प्रश्न यहीं से छपेंगे 100%। आओ आगे बढ़ते हैं, बातें करेंगे तो आज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बातें मत करो हमसे। कह रहा है एक निश्चित धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 25 रुपए व धनराशि ज्ञात करें। भैया जब 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर दिया जाए, 2 वर्ष के लिए, बात को ध्यान रखिएगा, हमने 2 वर्ष की बात किया तो फॉर्मूला लगाते हैं D बराबर PR² का स्क्वायर। D होता है सीआई और एसआई का अंतर। ठीक है, तो आपको दिया है बीच का अंतर 25 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपए है। आपको निकालना क्या? वह धनराशि मीन्स प्रिंसिपल निकालना है। रेट आपको दिया गया 5% मीन्स 5 गुणे 5 बटे में 100 गुणे 100। ये 25 से 25 कट जाएगा और इसका गुणा कर दीजिएगा, ये 10,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया 10,000 प्रिंसिपल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये फार्मूला आप तभी लगाओगे जब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात किया हो, बस। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, चलिए अगला लगाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी पढ़िए, अगला लगाइए, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, जल्दी लगाइए भैया। बढ़िया प्रश्न है बढ़िया। समानुपाती कह रहा है 51,x, 72, 96 क्या है? समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। समानुपाती मतलब ये 51:x, समानुपात 72:96, ये है समानुपाती का मतलब, ये होता है।
51:x समानुपात 72:96। अब इसका मेथड क्या है सुनिएगा। समानुपाती में होता क्या है, बाहर और बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर और अंदर का मल्टीप्लाई। x गुणे 72 इक्वल टू 51 गुणे 96। ठीक है, अब चलो क्या हुआ यार, काटा जाए, चलो काटो। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, कितनी बार में, नहीं कटेगा, कटेगा। 6 का नम 6, 6 दूनी 12, ये 6 का नम 6, 6 का नम 6 और 6 छंग 36, 12 छंग 72 और 16 छंग 96, कट गया। चलो अब फिर काटो, 4 तें 12, 4 चौको 16, ये 3 से 17 तें 51, x बराबर कितना आ गया 68। बहुत अच्छा प्रश्न है, जीडी 2023 में आएगा, लिख लो जीडी 2023। ठीक है, पहले उसने कहा कि ये 4 संख्याएं समानुपाती हैं, 51, x, 72, 96 क्या है, समानुपाती हैं। तो 51:x समानुपात 72:96। समानुपात में बाहर और बाहर संख्याओं का गुणा, अंदर और अंदर संख्याओं का गुणा इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 68 आ गई, आ गई। x की वैल्यू निकाल ली। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 2x + 8 और x + 13 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। देखो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिया, यही एसएससी जीडी करेगा, के बीच का मध्यानुपात। चलो मध्यानुपात क्या होता है समझो। यहाँ पे x की वैल्यू 68, 68 दूना 2 8 16, 6 हाथ से लगेगा 1, 2 छंग 12 1 13, ओ सॉरी 2 8 16 का 6 हाथ से लगेगा 1, 2 छंग 12 1 13 प्लस का 8, तो ये कितना हो जाएगा 144। यहां पे आओ, x की वैल्यू 68 + 13, ये कितना हो जाएगा 81। अब इसके बीच का हमें क्या बताना है, मध्यानुपात बताना है। बहुत ही ज्यादा लाजवाब प्रश्न है, एक ही प्रश्न में 2 बातों को क्लियर कराया, एक तो समानुपात पे बात किया और दूसरा मध्यानुपात पे बात किया। एसएससी जीडी 23 में यही होगा, हमें फास्ट कैलकुलेशन पे ध्यान रखना होगा, हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए एक पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक है, अब मध्यानुपात क्या होता है, जैसे 144 हमें इन्हीं दोनों का मध्यानुपात बनाना है ना, तो 144:x समानुपात x अनुपात 81, ये मध्यानुपात होता है। दोनों बीच वाले x कर देते हैं, तो क्या अंदर और अंदर का गुणा x² और बाहर का गुणा। ठीक, इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। 144 गुणे 81, 144 12 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, तो 12 9 108, तो मध्यानुपात कितना हो जाएगा 108। बताओ, एक ही प्रश्न में 2 चीजें समझ लो। अब एसएससी जीडी के लिए खासकर आपको अपने कैलकुलेशन पे फोकस करना होगा और क्वेश्चंस पे एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वहां पे आप क्वेश्चन देखो आक्रमण, रुकना नहीं है। गोलियां मतलब लगा के रखनी पहले से ही, फिट कर देना उसमें 80 गोलियां, और जब बंदूक चले ना तो रुके नहीं, फिर गोलियों की बौछार कर देना क्वेश्चंस के ऊपर। इतना खतरनाक आपको बनना है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना है। इसीलिए मैंने कहा 10 का डोज इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे मैथ का निचोड़, पूरे मैथ में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही सब है, सब यही पूछा जाता है आपसे पेपर में, और आप कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आप प्रैक्टिस पे नहीं हो। प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन होगा। 10 का डोज रोज लो, आप बदलाव देखेंगे अपने लाइफ में, कितने चेंजेस आते हैं। चलो आओ जल्दी से आइए 9वां प्रश्न लेते हैं। आज बहुत प्रश्न पढ़ाना है हमें, ठीक है। दुकानदार ए 500 रुपए के अंकित मूल्य पर 8% और 12% की 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है। एक अन्य दुकानदार बी उसी अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% की एकल छूट देता है, उनके विक्रय मूल्यों में अंतर बताओ, ठीक है। कोई बात नहीं, आप एक दुकान पे जाते हो, 500 रुपए की एक वस्तु है, इस पे ये 2 छूट देता है। कौन सी छूट देता है, एक 8% की और एक 12% की, ठीक है। चलो
फिर आप एक दूसरी दुकान पे बी पे जाते हो, वही वस्तु खरीदते हो 500 रुपए की, इस पे ये 20% की एक छूट देता है, बस छूट का मतलब माइनस, ठीक है। तो उनके विक्रय मूल्य का अंतर बताओ, दोनों के विक्रय मूल्य का डिफरेंस बताना है, ठीक। समझना बात को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। यहां पे दो छूट हैं, ठीक है, इसकी हम लोग एकल छूट बना लें। एकल छूट, एकल छूट क्या होता है समझो। एकल छूट होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये एकल छूट बनाने के लिए होता है। जब दो छूट हो तो उसकी एकल छूट ऐसे बनती है, एकल छूट, ये उसका बेसिक है, जो प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है। तो क्या है 8% प्लस का 12% प्लस का 8 गुणे 12 बटे में 100। तो 12 8 20, 20 प्लस का 12 8 96, 96 को 100 से भाग करोगे तो ये आएगा 20.96%। तो इन दोनों की एकल छूट आ गई 20.96% और इस वाले वस्तु पर आपको 20% की छूट देता है। दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर बताना है, दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर बताना है, ठीक है। तो इस वाली वस्तु को जब वो बेचता है तो कितनी छूट देता है 20.96 की, जब इस वस्तु को छूट बेचता है तो कितने की छूट देता है 20% की। दोनों के प्रतिशत में डिफरेंस निकाल लो, अभी आंसर आ जाएगा। पहले ए देता है 20.96% की छूट, बी देता है 20% की छूट, तो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर आएगा 0.96% का, ए माइनस बी। तो 500 रुपए की वस्तु पर जो डिफरेंस आएगा 0.96 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे आएगा जीरो, ये दशमलव हटाओगे 2 जीरो और आ जाएंगे नीचे, दशमलव हटाओगे 2 जीरो आएंगे, मल्टीप्लाई करो 5 छक्का 30 का जीरो हाथ से लगेगा 3, 5 9 45 और 3 48, 100 से भाग करोगे 1 जीरो से 1 जीरो, 4.8 ऑप्शन में देखो है 4.8, ये देखिएगा है ना डी वाला। समझ गए। दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर पूछा है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले वाले जो दो थे उसकी एकल छूट बना ली, इस पे जो छूट आएगी 20.96% की आएगी और दूसरे वाले पे 20% की छूट है, तो पहले वाले को 20.96% की छूट पे बेचा जाएगा और दूसरे वाले को 20% की छूट पे बेचा जाएगा। दोनों के बेचने में अंतर बताना है कि कितनी छूट मिलेगी, तो यहाँ पे 20.96 की छूट मिले, यहाँ पे 20 की छूट मिले। टोटल छूट में अगर डिफरेंस पूछा गया तो 0.96 का छूट है, तो 500 पे 0.96 की वैल्यू निकाल देंगे, पता चल जाएगा दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर क्या है 4.8। लॉन्ग मेथड नहीं लगाना है ना बाबा ना, इसी से लगाना है। वो मेथड पे कैलकुलेशन बहुत होगा, जो आप सोच रहे हो ना उसमें कैलकुलेशन बहुत होगा, उसको नहीं लगाना है। मैं जो बता रहा हूँ बस उसको सीखो, यही आपका काम करेगा पेपर में। कैलकुलेशन से आप यहाँ से बच सकते हो, क्योंकि ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब आप माइंड में करोगे, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये लगाना होता तो ना मैं क्या लिखता, देखो मुझे अगर ये लगाना होता तो मैं क्या लिखता, मैं बताता हूँ तुमको। पेपर में आपको ऐसे थोड़ी करना है, अगर आपको पेपर में लगाना है तो मैं देखता 8% और 12%, एकल छूट बनाना है, 12 8 20 और 12 8 96, 96 को 100 से भाग करेंगे 0.96%। दूसरी वाली है 20% छूट, मतलब दोनों का अंतर आएगा 0.96% का, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये भी नहीं लिखते 20% छूट नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते 0.96 का अंतर। अब हमें 500 रुपए पे बनाना है, लगाते मल्टीप्लाई 96 बटे में 1 2 3 4, 1 2 कट गए, 5 छक्का 30 का जीरो हाथ से लगेगा 3, 5 3 15 3 8, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 10 से भाग करें 4.8, खट से आंसर लगा देते, ठीक है। ये करना है पेपर में, समझ गए, ये करना है आपको, वो नहीं करना है। कैलकुलेशन इसीलिए कहा मेरे माइंड को फास्ट करना, अपने इसको बढ़ाना है, सबके पास है, मेमोरी सबके पास है, जितना खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर पेपर करके आओगे। ये आपको सीखना है हमारे साथ, ठीक है। पेपर कैसे करना है, आओ चलिए 9 क्वेश्चन जल्दी से। अच्छा 9 2 बार आ गया क्या, अच्छा ये 8 ही था। चलिए ये तो आपके लिए आसान है, रेशियो बनाना बहुत ही आसान चीज़ है, कोई कठिन बात नहीं। इसमें A रेशियो B दिया गया है 8 रेशियो 9।
और B रेशियो C दिया गया है 12:55। अब एक बात को ध्यान रखना है रेशियो में, जैसे A रेशियो B हम बनाते कैसे हैं, B रेशियो C। तो ये जो कॉमन वाला है ये सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे B है तो B होना चाहिए, C है तो C होना चाहिए, A है तो A होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो A रेशियो B 8:9। B के नीचे ही B की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे B की वैल्यू 9 थी और यहाँ पे B की वैल्यू 12 है और रेशियो 55। हम बनाते कैसे, हम अपना तरीका बता रहे हैं। इन दोनों का गुणा 12 यहाँ से रेशियो बनेगा A रेशियो B रेशियो C। 12 96, 12 9 108। फिर इसका गुणा 9 5 45 का 5, हाथ से लगेगा 4, 9 5 45 4 49। अब कैंसिल आउट कर दो, जितने से कटे काटते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका अच्छा 3 छंग 18, 3 25 15 बन गया। देखो कोई रेशियो आएगा 32 रेशियो 36 रेशियो 165, 32 रेशियो 36 रेशियो 165। ये हमारा अपना मेथड है, ये अच्छा जो आपको लगे, आप जिससे लगाते हो आप उससे लगाओ। मैंने क्या किया, इन दोनों का गुणा 12 8 96, 12 9 108 और 9 5 495, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से A रेशियो B रेशियो C बना लिया और कैंसिल आउट कर दिया, हमारा रेशियो बन गया। 9 क्वेश्चन। जल्दी से आगे बढ़ा जाए, बहुत ही तेजी से चलना है। आज बहुत सारे प्रश्न लगे हुए, 18 पेजेस हैं भैया, अभी बहुत है इसमें। ये देख रहे हो लाइन लगी हुई है, चलो जल्दी करो। आइए 10वां प्रश्न, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न, जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लो भैया। जीडी 2023 वाले पक्का आएगा, गारंटी 100% आएगा। जीडी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट में डालो, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। साधारण ब्याज का सबसे अच्छा और शानदार प्रश्न है। चलिए क्या कह रहा है, हमेशा एक बात को ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में ये लिख जाए हो जाती है, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हो जाती है मतलब वो धनराशि अमाउंट बन जाती है, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं रहती। हो जाती है मीन्स का मतलब वो धनराशि अमाउंट बन जाती है, ठीक है। तो 7 वर्ष में क्या हो जाती है, 7 वर्ष में हो जाती है 14,985 और 4 वर्ष में क्या हो जाती है 12,420। एक मिनट भैया, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा, 7 वर्ष में हो जाती है और 4 वर्ष में हो जाती है, ठीक। दोनों धनराशि क्या बन गई, अमाउंट बन गई। बहुत अच्छे समझिएगा, दोनों धनराशि क्या बन गई, अमाउंट बन गई। अब साधारण ब्याज में जब भी दो अमाउंट को माइनस किया जाता है तो हमेशा हमें ब्याज मिलता है। ये पॉइंट सब लिखते जाओ जिन्होंने साधारण ब्याज नहीं पढ़ा, हमसे जितने लोगों ने पढ़ा उनकी कॉपी में सब लिखा होगा, ठीक है। जब भी साधारण ब्याज में दो अमाउंट को माइनस किया जाता है तो हमेशा हमें ब्याज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 वर्ष से 4 वर्ष माइनस करोगे 3 वर्ष और ये माइनस करो 5 आएगा, 8 से 2 जाएगा 6 आएगा, 9 से 4 जाएगा 5 आएगा, 4 से 2 जाएगा 2 आएगा। तो ये 3 वर्ष का क्या आ गया, ब्याज आ गया। यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज बना लो, कैसे, 3 एकन्नम 3, 3 अठे 24, 1 हासिल जाएगा, 3 25 15 और 3 25 15, ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। और जब भी प्रिंसिपल निकालना हो तो अमाउंट से ब्याज को माइनस कर देते हैं, अमाउंट से ब्याज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये अमाउंट है आपका 12,420, यहाँ से हमें ब्याज को माइनस करना है। ये कितने साल का अमाउंट है, जितने साल का अमाउंट होगा उतने ही साल का ब्याज माइनस करेंगे। तो ये 4 साल का अमाउंट है तो 4 साल का ब्याज बनाओ, 4 एकन्नम 4, तो 4 से इसमें गुणा करो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 का 2 हासिल लगेगा 2, 4 8 32 2 34। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 3420, उसको माइनस कर दो इसमें से, बस आपका प्रिंसिपल अब आ जाएगा। 0 से 0 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, 12 से 3 जाएगा 9। है कोई प्रिंसिपल में 9000, देखो ये देखिए, समझ गए बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझे तो एक बार रिपीट कर लो, ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा।
कोई डाउट? अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर जी अगर 7 वर्ष वाले से माइनस करना चाहें तो बेटा आपको यहाँ पे 7 वर्ष का ब्याज बनाना होगा। 7 वर्ष का ब्याज बनाओगे फिर 7 वर्ष वाले अमाउंट से माइनस करोगे, सेम आंसर आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा। कोई डाउट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो आप अपने पेपर के लिए, ये आएगा जरूर, आएगा तो मिश्रित आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए जल्दी से। 10 का डोज 10 कंप्लीट करो। आइए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, जीडी 2023 वाले लिखो जल्दी जल्दी, यही सब पूछा जाएगा आपके पेपर में, गारंटी ले रहा हूँ, क्वेश्चंस की गारंटी है इस बार। थोड़ा सा पानी पियो जल्दी से, आप समझो इसको क्या कह रहा है। हाँ थक जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते यार, क्या करूँ। चलो समझाया जाए। हाँ, कह रहा है 10 और 20 के बीच, बहुत अच्छे समझिएगा, 10 और 20 के बीच मतलब जो संख्या आएगी वो इन दोनों के बीच की ही होनी चाहिए। 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुणज, 3 के पहले 3 गुणज 10 और 20 के बीच के, तो 3 के पहले 3 गुणज कौन से होंगे 10 और 20 के बीच के? 3 चौको 12, पहला गुणज 12, तीनों 25 15, 3 छंग 18, 3 के पहले 3 गुणज तो 10 और 20 के बीच के होने चाहिए। तो 3 चौको 12 पहला गुणज, तीनों 25 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 20 से ज़्यादा चले जाओगे। ठीक, पहला गुणज हो गया, ये 3 के गुणज हुए। फिर क्या कह रहा है? 4 के पहले 2 गुणज, अब 4 के पहले 2 गुणज वो भी कहाँ 10 और 20 के बीच, तो 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, ये 4 के पहले 2 गुणज हो गए। 4 के गुणज हैं ये, 2 ही आ ही सकते हैं, 10 और 20 के बीच में 2 ही गुणज आ ही सकते हैं। 4 तिहाई 12, 10 के बाद 12 ही है, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 20 और 10 के बीच के चाहिए, तो तीसरा गुणज तो वैसे भी नहीं लेना, 2 ही गुणज लेना है। कह रहा है गुणजों के औसत के बीच का अंतर क्या है? अब इनके औसत के बीच का अंतर बताना है। औसत क्या होता है? जब अंतर समान हो, जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2। ठीक है, अंतर तो समान होगा क्योंकि गुणज की बात किया, देखो 12 3 15, 15 3 18, अंतर समान है, तो इसका औसत निकालना तो 12 प्लस का 18 बटे में 2, तो 12 और 18 30 बटे में 2, इसका औसत आएगा कितना 15, और इसका औसत निकालना तो ये 2 ही संख्याएं 12 प्लस 16 बटे में 2, 12 16 कितना होगा 28 बटे में 2, कितना आएगा इसका औसत 14। इन दोनों का अंतर बताना है तो 15 माइनस 14 कितना हो जाएगा 1। देखो आंसर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसकी लैंग्वेज शानदार थी। बच्चे अगर लैंग्वेज समझ जाओ तो आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, प्रश्न की लैंग्वेज समझने की जरूरत है हमें। चले आगे बढ़ा जाए। खतरनाक क्लास है आज की, आज के प्रश्नों का लेवल मुझे सबसे अच्छा लगा, एक से बढ़ के एक प्रश्न, मज़ा आ गया पढ़ाने में। ऐसे प्रश्न होने चाहिए, वाकई में पेपर में भी ऐसे ही छपने चाहिए। चलो आगे बढ़े, आइए। अच्छा ये तो बहुत आसान है यार, ये तो तुम तुरंत लगा दोगे समय नहीं लेना तुम्हें, बताया जाए। अच्छा 11 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा कितने भी लगे हुए हैं? 1 2, ठीक है। चलो ये तुम लगाओ, फिर आगे कल बात करते हैं हम लोग। ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, ज़्यादा पढ़ा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ अब अच्छे दिखाई दे रहा होगा ना। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को देना है। चलिए ये प्रश्न आपके लिए है, आप सभी लोगों को इस प्रश्न को लगा के उत्तर देना है। हमें आशा पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दोगे। आगे हमारी आपकी मुलाकात होगी कल इसी तरह 10 के डोज में शानदार क्लासेस में। आपका सपोर्ट ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाने का काम करिए। आगे हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत के साथ पढ़ते रहो।